विराज के बाप की हालत उसी के साथ में काम करने वाले एक आदमी ने खराब कर दी थी। उसे इस बात की बहुत जलन हो रही थी कि आखिर विराज का बाप इतना आगे कैसे निकल सकता था। वैसे ये सब शांतनु के कहने पर हो रहा था। जब मुरारी लाल शांतनु से मिलने आया तो शांतनु ने मुरारी से और बाकी लोगों से रिजाइन दिलवाने की बात कर दी। उसे लगा कि प्रफुल्ल ने अब जब ये सब काम शुरू कर ही दिया था तो वो आगे भी चैन से नहीं बैठने वाला था। इधर विराज का बाप भी अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में ऐसा कर कौन सकता था, और आखिर कर रहा था तो क्यों कर रहा था। उसने काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन जितना वो सोचता जा रहा था उतनी ही उसे उलझन हो रही थी। बैठे बैठे और सोचते सोचते कब उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया, उसे खबर नहीं लगी। पापा आप ठीक तो हो ना? विराज ने पूछा। वो खुद भी अपने पापा के पास में ही बैठा हुआ था। उसे बिजनेस की दुनिया की इतनी जानकारी भी नहीं थी जितनी कि उसके पिता को थी, लेकिन उसे अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो उसे और उसकी कंपनी को आराम से समस्या से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अभी जब उसने अपने पिता को इस तरह से परेशान देखा तो उसके दिल में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। इधर विराज के बाप ने उसे सारी कहानी समझाते हुए कहा, देख विराज, इस वक्त हमारी जितनी भी कंपनी चला रही है ना, और उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है। हमारा एक ही दिन में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी बहुत सारी कंपनी बंद होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के अंदर इसमें कोई सुधार आ सकता है, लेकिन 15 दिन में ये हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि अगले 15 दिन में हमें और ज़्यादा 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाए। इसके अलावा अब जब कंपनी बंद होने की कगार पर आ ही गई है तो हो सकता है कि हमारे 1,000 के आसपास काम करने वाले लोग हमें छोड़कर चले जाएं। मुझे ये महीना निकाल पाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है बेटा, हम हार भी सकते हैं और जीत भी, विराज के पिता ने कहा। लेकिन पापा, जब कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने तोड़ा है तो इस बात का पैसा भी उन लोगों को हमें चुकाना चाहिए ना। हम क्या इस चीज का पैसा भुगते हैं? विराज ने कहा। अरे पागल लड़के, अगर उन लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो हमें भी इस चीज को साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मामला कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद फैसला हमारे हक में बैठ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इस दौरान हम अपनी कंपनी को कैसे खड़ा कर पाएंगे, चिंता मेरी ये है, विराज के बाप ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में उसकी बेचैनी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, और नहीं मैं ऐसा होने दूंगा। हमारी कंपनी को मैं ऐसे नीचे नहीं गिरने दे सकता। आप जयपुर के सबसे बड़े आदमी हैं, खानदानी रईस लोग हैं, ऐसे कैसे कंपनी नीचे गिर सकती है? मुझे भरोसा है कि अगर हमारी कंपनी नीचे गिर जाएगी तो आप किसी ना किसी तरीके से तो उसे उबार ही लेंगे, ऊपर उठा लेंगे इसे। आप तो जीनियस हो पापा, विराज ने अपने पिता से कहा। लेकिन विराज देख पा रहा था कि उसके पिता का कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब जब उसके पिता के हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो चुके थे तो ऐसे में उसे ही बीच में आकर कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। उसने फिर से अपने पिता को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा, पापा, हमारे पास वैसे भी कितने सारे शेयर्स भी तो हैं। अभी तो हमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का ही नुकसान हुआ है ना। मुझे लगता है कि हमें अपने शेयर्स बेचकर सारा पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। भले ही विराज के पिता ने उसे नहीं बताया था कि उसके पास में कितने पैसे थे, लेकिन फिर भी विराज के हाथ में उसकी कुछ फाइल्स लग गई थी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया कि उन लोगों के पास 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। ऐसे में अब जब उसके पास में इतना सारा पैसा था तो उस पैसों का इस्तेमाल वो लोग ऐसे मुश्किल वक्त में क्यों नहीं कर सकते थे। लेकिन जब विराज के बाप ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो पहले तो वो मुस्कुरा दिया और उसके बाद ना में सिर अपना हिला दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज उसका बेटा होने के बाद भी इतनी बचकानी सी बात कर रहा था। बेटा, भले ही हमारे पास में ना इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन वो सब पैसों में नहीं है। उसमें जमीन है, गाड़ियां हैं, उसकी कीमत इतनी जल्दी हमें नहीं मिल सकती है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारा पैसा तय होगा और उसके बाद वो बिकनी शुरू होगी। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ऐसे में हम इतनी जल्दी ये काम शुरू भी नहीं कर सकते हैं। अभी ना हमें हाथ में पैसों की जरूरत है, जो कि हमारे पास है नहीं बेटे। पैसा हाथ में चाहिए? पापा मुझे बताओ, हमें कितने पैसे चाहिए ताकि हम इस चीज से बाहर आ पाए, विराज ने पूछा। फिलहाल हमारे पास में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का फंड हाथ में लगा होगा। बाकी इन सब से निपटने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत लगने वाली है, विराज के बाप ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही विराज ने ये अमाउंट सुना तो उसके तो होश उड़ गए। 10,000 करोड़ रुपए वो कहां से लेकर आने वाला था? जैसे ही उसके कानों में ये फिगर गया तो वो तो नीचे जमीन पर बैठ गया। भले ही वो बचपन से ही अमीर लोगों के बीच में उठता बैठता आ रहा था,
लेकिन उसने खुद भी कभी इतने पैसों को एक साथ नहीं देखा था। कागज में उसे देख पाना एक बात थी, लेकिन इस तरह से उस पैसों को देख पाना ये अलग बात थी। मगर फिर भी वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। भले ही इतना पैसा उसके लिए जुगाड़ कर पाना मुश्किल था, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो किसी न किसी तरह से इन पैसों को अरेंज कर ही लेना चाहता था, वरना उसकी कंपनी, जिसका वो नया नया मालिक होने के सपने देख रहा था, अचानक डूब सकती थी। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये 10,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। मुझे पता है कि आप भी कर सकते हो और मैं भी इस चीज में आपकी मदद कर सकता हूं। हम इस तरह से अपनी कंपनी को डूबने नहीं दे सकते हैं पापा। विराज अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसके अंदर अभी तो काफी जोश नजर आ रहा था। बेटा, तुम। विराज का बाप जानता था कि वो भले ही कितना भी दम भर ले, लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो कहीं से भी 10,000 करोड़ रुपए तो नहीं बना सकता था। पापा, आप मेरा विश्वास तो करो। मैं सच में हमारी कंपनी को नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैं अभी से आपके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। विराज की आंखें अपने पिता की इस बेबसी को देखकर भर आई थी, और इससे पहले कि वो रोने लगता, वो अपने ऑफिस से बाहर आ गया। विराज सीधा जयपुर में अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास में गया और उससे लोन के लिए बात करने लगा। लेकिन इस दौरान जो विराज की कंपनी के साथ हुआ था, उसकी खबर न सिर्फ बैंक वालों को बल्कि आम लोगों को भी लग चुकी थी। अगर इस वक्त कोई भी बैंक उन्हें पैसा देता तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। पैसा रिकवर होने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही थी, और हो सकता था कि ये लोग पैसा लेकर फरार हो जाएं। अब इतने बड़े बैंक की इतनी बड़ी ब्रांच का मैनेजर इस तरह की गलती तो नहीं कर सकता था। भले ही विराज उसके पैरों में गिर जाता और अपने आप को भी गिरवी रख देता, तो भी मैनेजर उसे पैसे नहीं दे सकता था। विराज ने उसके ऑफिस में बैठकर कम से कम 1 घंटे तक उसे मनाने की कोशिश की। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने तक लगा, लेकिन फिर भी उस मैनेजर ने उसे लोन देने के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया। विराज ने लेकिन हार नहीं मानी। उसने लंदन में अपने एक दोस्त को फोन मिलाया। वो अभी भी वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया था, उस यूनिवर्सिटी में सभी अमीर घरों के बच्चे पढ़ाई किया करते। जिसे उसने फोन किया था वो विराज का अच्छा दोस्त था, और विराज उससे पैसा उधार मांग सकता था। लेकिन वो भूल गया कि जब उसके खुद के देश के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, तो विदेश के लोग भी उसकी मदद कैसे कर सकते थे। जैसे ही उस दोस्त ने सुना कि उसके पिता का बिजनेस ठप होने की कगार पर था, तो उसने तो पहले संवेदना दिखाई और फिर क्लास जाने के बहाने से फोन काट दिया। उसके बाद विराज ने जितने भी लोगों को फोन किया, सब ने उसके साथ में यही सलूक किया। कम से कम उसने 20 लोगों को तो फोन किया था, लेकिन सबकी तरफ से बस यही जवाब था। बड़ी मुश्किल से उसके 2 दोस्तों ने उसकी मदद की थी, लेकिन उन्होंने भी उसे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिए। जब उन्हें 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो ऐसे में 500 करोड़ रुपए उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। जब विराज ने अपनी आखिरी दोस्त को फोन किया और उसकी तरफ से भी उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसने अपना फोन नीचे फेंक दिया। साले झूठे, सब के सब साले झूठे। जब मैं वहां तुम लोगों के साथ में पढ़ाई कर रहा था, तब तुम लोग क्या कहते थे कि हम तो जीवन भर दोस्त हैं, दोस्त बने रहेंगे, जिंदगी भर साथ देंगे और जिंदगी के बाद भी। फिर अब कहां गई तुम्हारी वो दोस्ती? कहां चला गया तुम्हारा वो प्यार? पहले तो तुम कहते थे कि तुम बिजनेस खोलोगे, अब कहां गया वो साथ जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? फिर आज जब तुम हमारे देश में आओगे ना, तो हम तुम्हें ये महसूस नहीं होने देंगे, वो महसूस नहीं होने देंगे कि तुम किसी दूसरे देश में आए हो। लेकिन अब साले झूठे हैं, सब के सब झूठे हैं। विराज ने अपने आप से कहा। उसे खुद से ही घिन आने लगी थी कि उसने ऐसे दोस्त बनाए थे जो काम के टाइम पर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसका मोबाइल जो उसने नीचे फेंका था, उसकी स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। विराज ने फिर से अपना फोन उठाया और उसका मैसेज बॉक्स खोल लिया। अब उसकी आखिरी उम्मीद जो थी उसके जयपुर वाले दोस्त, जिन्हें वो आए दिन खाना खिलाता था और शराब पिलाता था। विराज ने अपने जयपुर के उन अमीर दोस्तों का ग्रुप खोला और उसमें देखा कि बहुत सारे मैसेजेस पहले से ही पड़े हुए थे। इन लोगों के मैसेजेस देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें कम से कम अभी भी विराज की चिंता तो हो रही थी। विराज, बना क्या हुआ? सुना है आपकी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खारिज हो गए हैं। क्या बात है? इसके पीछे किसका हाथ है? बना, मैंने तो आपको फोन भी करने की कोशिश की, लेकिन आपने फोन उठाया ही नहीं। बना, किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ बना, आपका भाई अभी जिंदा है, आप हमें बताना, हम आपकी मदद करने के लिए जो बन पड़ेगा ना वो करेंगे। विराज का ये सब मैसेज पढ़ने के बाद में दिल भर आया। उधर जब वो अपने दोस्तों को
अपने साथ देखकर खुश हो रहा था तो उधर विराज से कोसों दूर लकी भी पटना में जय से मिलने के लिए आ गया था। जब से वो एडमिट हुआ उसके बाद से लकी उससे मिलने के लिए नहीं गया था और ना ही उसकी फोन पर उससे बात हुई थी। अरे अरे लकी भैया! विजया जय के पास में बैठी हुई थी। उसने जैसे ही लकी को वार्ड में आते देखा तो उसके चेहरे पर जैसे रौनक सी आ गई। कैसी हो तुम विजया, और तुम्हारे भाई की हालत कैसी है? लकी ने विजया से पूछा। मेरा हाल तो आप देख ही रहे हैं और भाई का हाल देखने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा, विजया ने कहा और लकी को अपने साथ अंदर ले आई। लकी ने देखा कि जय अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी हालत में काफी सुधार था। उसके सिर की पट्टी खुल चुकी थी और वो आराम से टेबल पर रखे हुए फल खा रहा था। अरे लकी! जय की भी आंखें लकी को देखकर चमक उठी। लकी उसके पास में आया और उसे जाते ही गले लगा लिया। उसके बाद उसने जय के हाथ में एक छोटा सा डब्बा रख दिया। इसमें क्या है? जय ने पूछा। खोल कर देखो तुम्हें, लकी ने कहा और अपने हाथ बांधकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही जय ने उस डब्बे को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर ऐसा क्या था उस डब्बे में? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?